नमस्ते, मैं ख्याति सिंह, रॉयल एंड नोबल फैमिलीज़ ऑफ इंडिया की मॉडरेटर। मैं आपको एक बार फिर से याद करवा देती हूँ कि आरएनएफआई शिवाली राठौर ने स्टार्ट किया था, जिसको कैरी फॉरवर्ड मैंने किया लॉकडाउन 2020 में जबकि कोरोना की लहर चली थी। एंड हम इस कॉन्सेप्ट के साथ आए थे कि हमें हिंदुस्तान में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे बिफोर द इंडिपेंडेंस, उन सब के बारे में हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करना चाहते थे। और इसी तरह से आज हम एक बहुत अच्छे राज परिवार को कवर करने आए हैं इंदौर में। आपके पूर्वजों ने सन 1700 में इंदौर की नींव रखी थी, राव राजा नंदलाल जी मंडलोई ने। और आज हमारे साथ मौजूद है रानी साहिबा माधवी जमींदार मंडलोई जी। आइए जानते हैं मालवा के इतिहास के बारे में गहराई से खुद रानी साहिबा से। रानी साहिबा माधवी जमींदार जी, जो कि मंडलोई राज परिवार से हैं, आपके पूर्वजों ने इंदौर की स्थापना रखी सन 1700 में। वेलकम मैम ऑन द पॉडकास्ट चैनल ऑफ आरएनएफआई। जब हम इंदौर की बात करते हैं तो लोगों को जो सबसे पहला नाम जहन में आता है वो है माँ साहेब अहिल्याबाई का। लेकिन जब हम आपसे मिले, आपसे बातचीत हुई, तब हमें पता चला कि इंदौर की स्थापना माँ साहेब से भी पहले हो चुकी थी। और इट इज़ वेरी सैड कि हमारी हिस्ट्री बुक्स में तो क्या, इंटरनेट पे भी इतना ज़िक्र नहीं है। और हमें आज सौभाग्य मिला कि हम आपसे मिले, आपका इंटरव्यू करने का मौका मिला, लोगों तक एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने का भी मौका मिला है। शायद आज, कल शायद मैं या आप, हम नहीं रहेंगे, लेकिन जो रहेगा वो हमारा ये इंटरव्यू रहेगा, जो कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बहुत काम आएगा। अगर हम बात करें इंदौर की स्थापना किसने करी थी? कब करी थी? और इंदौर की स्थापना की शुरुआत कैसे हुई थी? ये एक आइडिया कैसे आया? इंदौर की स्थापना और इंदौर के संस्थापक राव राजा नंदलाल जी ने की है। और ये हमारा जो परिवार है, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इंदौर एक पहले छोटा कस्बा हुआ करता था, पर इस कस्बे से पहले मालवा जो है वो कहाँ से उसका सब कामकाज देखा जाता था, तो उसकी कहानी कंपेल से जोड़नी पड़ेगी अपने को, जो इंदौर से कोई 60 किलोमीटर दूर कंपेल में हम लोग रहते थे। कंपेल में एक हमारी एक गढ़ी भी है। और इंदौर जो परगना, पहले इंदौर कस्बा था वो इंदौर परगना कहलाता था कंपेल, और सरकार उज्जैन कही जाती थी। इंदौर जो राव राजा नंदलाल जी के दादाजी थे, उनको कंपेल में रहते थे तब एक सिद्ध पुरुष जो इंदौर के पास रहते थे, हमारे जो रावले से कोई, आप समझे कि थोड़ा सा एक 100 कदम दूर पे एक कनकेश्वर महादेव मंदिर है। बहुत पहले वहां पर वो दर्शन के लिए आते थे, तो उनको एक प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि आपको कंपेल छोड़ के और इंदौर आना चाहिए। और वो बात उन्होंने क्या आगे का समय चक्र सोच के कही थी, उसके पीछे बहुत आगे बहुत सारी चीजें हुई, जिसके बाद उनको इंदौर आना ही पड़ा। तो कंपेल की कहानी ऐसी थी कि वहां पर राव राजा नंदलाल जी के पिताजी जीत सिंह गरासिया से, एक बहुत पहले पहलवान हुआ करता था, उनके साथ राव बलराम जी की, जो हमारे पूर्वज थे, उनकी पहले द्वंद्व हुआ करते थे, ऐसे युद्ध हुआ और उसमें उनको हरा दिया। तो वो जीत सिंह गिरासिया, उनसे वो सहन नहीं हुआ कि हराया कैसे, तो उन्होंने छद्म से उनको, कंपेल के पास एक जगह है कुड़ेल, वहां बोला कि मैं अब आपसे अपने दोस्ती करना चाहता हूँ। तो कोई 100 घुड़सवार लेके वहां पर आए और उनसे पूछा कि भाई राव बलराम जी कहाँ पर हैं, तो मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। तो कुछ घुड़सवार लेके उनके पास गए और दोस्ती के नाम के ऊपर उनको बर्छे से और पीठ पे बर्छे से वार करके मारा। तो वहां उनका सिर और धड़ अलग हो गया और सिर गिरा उनका, जहां पर आज भी वहां पर मेला भरता है, तो तेजा जी का मेला वहां पर कहा जाता है, वहां बहुत लंबा चौड़ा मेला भरता है वहां पे। तो वहां पर उनका फिर एक वो एक स्थल, पायला जी जिसे हमें कहते हैं, एक स्थल बन गया वहां पर अपने पूर्वज का। अब जब उनका मारा गया तो हाहाकार मच गई वहां पर, और लोग कंपेल की तरफ भागे कि राव साहब का ऐसा मार दिया गया, उनको छल से मार दिया गया। तो उनकी रानी उस टाइम पे गर्भवती थी। तो जीत सिंह गिरासिया ने क्या किया, उनकी रानी को लेकर, और जैसे वो बाहर दौड़ती हुई आई होंगी, तो उसको खो में डाल दिया, वहां पर हत्यारी को। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक कहानी है, जो हत्यारी को जिसे हम कहते हैं, उसकी कहानी क्या है, वो यहाँ से शुरू होती है। तो हत्यारी खो में डाला, तो वो जाके वहां पर एक थुअर की झाड़ियां हैं, कैक्टस, उसमें जाके अटक गई, और भगवान ने उनको बचाना था, पूर्वजों का उन पर आशीर्वाद होगा, तो बची वहां पर। फिर एक मनकार गवली है, वो वहां से जा रहा था, वो गाय चराता हुआ, तो उन्होंने आवाज सुनी नीचे से,
तो उनको वहां से बचाया और फिर वो अपने धर्मपुरी करके अपने मायके चली गई और वहां पर उन्होंने पुत्र रत्न को जन्म दिया। बहुत साल तक उनको छुपा के रखा कि लोगों को पता नहीं चले कि राव साहब का वो पुत्र हुआ है, हाँ वंश है उनका बचा हुआ। और फिर जब वो बड़े हुए तो मुगल बादशाह के पास ले जाकर उनको लेके गए। उनका नाम राव चूड़ामन था और वकील को, जैसे वकील जो भी कोई विटनेस होती है साथ में लेके जाते हैं, तो वहां से उनको फिर सनद मिली कि हाँ यही राजा के पुत्र यही हैं। और उनका फिर लड्डू खिलाया गया, बादशाह ने उनको नाम बोला आप तो लड्डू खान है, लड्डू खिलाया गया और वहां से फिर लाइन उन्होंने अपनी वापस आगे अपनी गद्दी संभाली। उनके सुपुत्र थे राव राजा नंदलाल जी। तो ये सब कहानी किसी सिद्ध पुरुष ने समझी होगी कि कंपेल अब इनको नहीं फलेगा। तो राव राजा नंदलाल जी ने फिर वापस आए तो इंदौर में अपना जब ये स्थापना शुरू कर दी बड़े रावले की। ये पहले यहाँ पर इनका टैक्स कलेक्शन का केंद्र रहता होगा, तो यहाँ इसको बृहद रूप देख के और इसको रावला अपना स्थापित किया इधर। पर इंदौर जो है वो उस टाइम पे एक छोटा कस्बा था। तो राव राजा नंदलाल जी के मन में आया कि इस कस्बे से आप सोचें कि बहुत बड़ा अपन कुछ कर पाएंगे या उसको बढ़ावा दे पाएंगे, एक कैपिटल बना पाएंगे, उसके लिए इसमें कुछ और जरूरतें थी। तो उन्होंने राजा बादशाह को एक रिक्वेस्ट भेजी कि हमको यहाँ पर कर मुक्त व्यापार चाहिए, कि जिसे आजकल हम बोलते हैं SEZ जोन बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पर ट्रेडर्स जो हैं उनको काम करने की, ट्रेडिंग करने की सुविधा मिले और टैक्स ना लगे। तो उसके लिए उन्होंने सनद ली जो कि 1716 में उनको सनद मिली। तो यहाँ खूब ट्रेडर्स आने शुरू हुए और बसाहट हुई। यहाँ पर बसाहट शुरू हुई तो यहाँ पर तरह तरह के जो उस टाइम पे, क्योंकि हमारा बादशाह बहुत कमजोर हो गए थे, मुगल बहुत कमजोर हो गए थे, तो हर एक जगह की निगाह पड़ी कि भाई यहाँ पर इट्स लाइक यहाँ पर फसलें बहुत होती हैं और पैदावार बहुत है। और पहले तो मुख्य रूप से पैदावार से ही कमाई होती थी, तो बहुत एक अमीर जगह है। तो पहले टैक्सेस दे की बारी आई तो हम मुगलों को तो टैक्सेस देते थे जिन्हें चौथ कहा जाता है। पर आतताई आक्रमणकारी इतने हो गए कि मराठे भी आने की इच्छा करते थे, जो अपने मुगलों के सरदार हुए अपने हैदराबाद के निजाम, ये भी आंख लगाए बैठे थे। और उस टाइम पे पिंडारी करके एक मर्सिनरीज हुआ करते थे जो कि हर राजा इस्तेमाल करते थे, पिंडारी डाकू। तो उन लोगों ने भी अटैक करना शुरू किया। उस टाइम पे हमको राव राजा नंदलाल जी ने सलाह करी और सवाई जयसिंह जो कि मुगलों के सूबेदार थे, उन दोनों आपस में बहुत अच्छे संबंध थे, अच्छे दोस्त मित्र थे। तो उन्होंने उनको कहा कि भाई अब ये समय है कि हम हिंदू पद बादशाही इसको फॉलो करें अपन, और मुगलों का साथ छोड़ें, क्योंकि हमें ना तो उनसे रसद मिलती है ना सहायता मिलती है। उल्टे यहाँ पर जब भी आक्रमण होते हैं तो हमको अपनी एक सेना लेके खड़ा होना पड़ता है उन आक्रमणकारियों को हटाने के लिए। तो अगर हमको अपनी जनता को और अपने प्रदेश को खुशहाल रखना है, सेफ रखना है, तो हमको एक ऐसे राजा का अपने को साथ लेना चाहिए जो कि प्रजा के प्रति सेंसिटिव रहे, उसकी जरूरतों को पहचाने और साथ दे हमारा। इस दौरान एक बारी मालवा के अंदर अकाल भी पड़ा, तो अकाल में भी राजा ने, बादशाह ने बोला कि नहीं मुझे तो चौथ चाहिए, तो वो अकाल में भी उनसे टैक्सेस लेना चाह रहे थे। तो इस बात को राव राजा नंदलाल जी ने बिल्कुल मना कर दिया, बोले अब मैं साथ नहीं दूंगा आपका टैक्स, बोले मैं अपनी गरीब जनता से टैक्स नहीं लूंगा, जो कि आज बड़ी मुश्किल से अपने घर में दाना पानी भर पा रही है, तो उनसे टैक्स लेने का हमारा क्या हक, अकाल पड़ा हुआ। तो ये सोच के उन्होंने ये अपने सवाई जयसिंह की उनकी सलाह बहुत मन में भाई। उसके बाद एक अलग घटनाक्रम चला, मुगलों ने मराठे जैसे अटैक करे, तो एक बड़ी लड़ाई हुई मुगलों के साथ उनकी मांडू के अंदर। अगर जैसे हम बात करें रॉयल्टीज, कई बार ये होता है कि जब इंदौर का जिक्र होता है तो लोगों के दिमाग में एक मराठा रॉयल्टी ही आता है। आश्चर्य की बात यह है कि आप मराठा नहीं है बल्कि आप एक ब्राह्मण रॉयल्टी है। इंडिया में ब्राह्मण रॉयल्टीज बहुत कम है। जगन्नाथपुरी भी इज अ ब्राह्मण रॉयल्टी, एक आप भी ब्राह्मण रॉयल्टी है। तो आपका जो कल्चर है वो राजपूत रॉयल्टी से कैसे डिफर करता है, आपके ट्रेडिशंस कैसे डिफरेंट है? ब्राह्मण रॉयल्टी हिंदुस्तान में बहुत कम है, ये बात सही है, और इक्के दुक्की कोई जगह होंगी जहाँ पर ब्राह्मण रॉयल्टी रही है। और अधिकतर जो सेना, लड़ाई, इन सब के साथ राजपूतों को जोड़ा जाता है और ब्राह्मणों को पूजा और अपने इन सब चीजों के साथ जोड़ा जाता है। जो हमारे पूर्वज हैं, बड़ी मजेदार बात यह है, सर जॉन मैल्कम ने अपनी किताब में भी लिखा है कि अगर आपको मालवा में कोई ऐसा सुंदर लंबा व्यक्ति
लड़ाई के लिए तत्पर दिखाई दे तो वो 100% श्री गॉड ब्राह्मण होगा। हम लोगों के जो पूर्वज थे ब्राह्मणों होने के साथ अपनी पूजा पाठ है या कोई अपना वैदिक चीजें हैं जो अपनी उनको समझने के अलावा लड़ाई में भी निपुण थे। और हम लोगों के डिफरेंस ये है राजपूत रॉयल्टी से बहुत कुछ मिलता जुलता है। डिफरेंस ये है कि हम लोग वेजिटेरियंस हैं और हमारी पूजाएं जो है उसमें सब चीजें अपनी वेजिटेरियन होती हैं। कुछ साल कई 100 साल पहले तक तो प्याज लहसुन भी नहीं चलता था, तो अब वो चलने लगा है। हाँ, लेकिन नवरात्रि में बलि जरूर चढ़ती थी पर वो बलई लेके जाता था, घर में नहीं आती थी वो। फर्क ये है। और एक अच्छा एक समन्वय है ये हम पठन पाठन का और एक अपना भुजबल का, दोनों का एक अच्छा समन्वय है यहाँ पर। ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रेडिशन जो कि ब्राह्मण रॉयल्टीज फॉलो करती हैं और दूसरी रॉयल्टीज में नहीं होता, कुछ पूजा अर्चना आपकी जो कि डिफरेंट हो? मुझे एक ध्यान में आती है जैसे अपने नवरात्रि की पूजा है जो खास, क्योंकि हर एक घर में जो नवरात्रि रहती है वो पर्टिकुलर अपनी देवी की, कुल देवी की अपने हिसाब से रखी जाती है। तो हमारे यहाँ पर जैसे अपना गरबा की स्थापना होती है नवरात्रि में, तो गरबे के जो दिए जलाए जाते हैं हमारे गेहूं के ऊपर अपने गरबे की स्थापना करके और दिया जलाते हैं। ये जो मटके रखे जाते हैं अपनी, ये हमारी चलती हैं दशहरे तक। और दशहरे के बाद शक्ति उपासना पूरी होके और नेक्स्ट अपनी उपासना होनी चाहिए लक्ष्मी देवी की। तो वो जो गरबे बदल के और ठीक अपने शरद पूर्णिमा तक दूसरे गरबे रखे जाते हैं जिनकी उपासना होती है। तो देवी के पूरे रूप जो कि एक किसी भी जगह के लिए परिपूर्ण शक्ति के साथ लक्ष्मी भी आवश्यक होती है। तो 15 दिन की हमारी ये पूजा रहती है इसमें। तो मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ पर जो ये पूजा का अलग अलग ये रूप है कि इसके बाद भैरू पूजा होती है, उसमें भी मटके का स्थान है। तो ये पूजाएं हमारी खास रहती हैं, खास रहती हैं, डिफरेंट है। और शायद आपके पूजाएं शायद आप खुद करते होंगे ना कि? हाँ, नवरात्रि की पूजाएं तो हम लोगों हर एक घर में अपनी बहू ही घर की रहती है जो करती है। जैसे हमारे यहाँ पर देवी का जो भोग लगता है, क्योंकि हमारी जो कुल देवी है खीर भवानी है, खीर का भोग लगता है। पर खीर बनाने का विधि ऐसी रहती है कि जो घर की बहू है वही बनाती है। कड़ेले, उल्टे कड़ेले के ऊपर हम लोग रोटी बनाते हैं, रोटी के ऊपर खीर रखी जाती है बनाकर चूल्हे पे बनी हुई। पर जो खीर हम लोग बनाते हैं उसमें गुड़ ऊपर से डलता है और उसी का जो खास भोग माता जी का वही रहता है कि खीर और पूरी रोटी का भोग रहता है उनका। एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, जैसे मॉडर्नाइज़ेशन के साथ बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, लोगों के पूजा के तौर तरीके भी बदले हैं। क्या आप इसमें बिलीव करती हैं या आपको लगता है कि जो चल रहा है वो सही है? हमें कहीं न कहीं इसमें चेंजेस नहीं करने चाहिए? देखिए, मॉडर्नाइजेशन थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है वो आज की जो रहन-सहन है उससे अलग रहे। वो कोई भी नया बच्चा जो है उसको पसंद नहीं करेगा। पर मेरा ये कहना है कि अपनी जो धरोहर की पूजाएँ हैं या हमारा रहन-सहन है, पुराना जो चला आ रहा है, उसकी महक हमको नहीं खोनी चाहिए। एक कोई भी नई ब्याहता को नए घर में आती है तो उसके जो पुराने जो मायके के रिचुअल्स रहते हैं, उसकी सुगंध उसको बहुत अच्छी लगती है और नए परिवेश में आके समझने में समय लगता है। तो उसको 1 7 10 साल अपने घर को देने चाहिए क्योंकि यहाँ की चीज़ें समझने में, रचने-बसने में उतना समय लगता है। वो धैर्य का जो परिणाम रहता है उसको बाद में जब अपने बच्चे बड़े होते हैं तब उसको मालूम चलता है कि उन्होंने क्या प्रोटेक्ट किया है, क्या धरोहर प्रोटेक्ट करी है, क्या चीज़ें प्रोटेक्ट करी हैं, उसकी वैल्यू तब जाके पता चलती है। जैसा कि हमने कहा कि बात करते हैं दशहरा की, उससे पहले हम बात करेंगे कि जो मराठास का राइज था मालवा में, उसमें मंडलोइज़ का काफ़ी योगदान रहा है। जी, ये चीज़ बहुत कम लोगों को शायद पता होगी या जिन्होंने आपकी लिखी हुई किताब पढ़ी है, जैसे कि आई हैड द प्रिविलेज कि मैं रीड कर पाई। दिस इज़ द बुक मालवा के मुंडलोई। आई रियली वुड रिकमेंड कि सब लोग पढ़ें, तो मालवा के बारे में एक बृहद इतिहास के बारे में मालूम चलेगा। जी, अरे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है इनफैक्ट जब आपने मुझे रिकमेंड की थी पढ़ने को, मुझे काफ़ी चीज़ें भी पता चली और काफ़ी मैं डॉट्स भी कनेक्ट कर पा रही थी। बिकॉज़ व्हेन आई इंटरव्यू समवन मैं हमेशा प्रिपरेशंस करके जाती हैं।
तो मुझे डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। एक वो गैप नहीं दिख रहा था मुझे, वो गैप जो था वो भरता हुआ दिखा। तो अगर हम बात करें कि आपका योगदान, आपके पूर्वजों का योगदान, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। कैसे आपने मल्हार राव होलकर को आपकी फैमिली में काफ़ी सपोर्ट करा, यहाँ पे स्थायी होने के लिए? और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में कि हेलिया माँ साहब इंदौर रहीं, जबकि वो तो रही नहीं है। उन्होंने महेश्वर बसाया और महेश्वर में रहीं। तो इसके बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे। असल में क्या है, जो हमारी हिस्ट्री जो है हिंदुस्तान की, उसको लिखने में क्योंकि ब्रिटिश गोरे थे, तो उनका हम लोगों के ऊपर दिमाग पे इतना ज़्यादा वज़न रहता है कि हम अपनी चीज़ों को भुलाने में तत्पर रहते हैं। कोई सोचे कि क्या इंदौर केवल 200 साल पहले बसा था? क्या इंदौर उसके पहले क्या था? इंदौर इंदौर था कि कंपेल कहाँ था? और क्या यहाँ लोग नहीं बसते हैं? तो इंदौर को बसाने में राव राजा नंदलाल जी का, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। और इंदौर को बसाने के लिए, मराठों को यहाँ पर लाने के लिए या उनको जगह देने के लिए हमारे परिवार का बहुत बड़ा एक रोल रहा है इसमें। इसमें सबसे पहले तो बात ये है कि एक इंदौर को अपने को समझना पड़ेगा कि इंदौर एक यहाँ पर एक फार्मिंग कम्युनिटी थी यहाँ पर। और पहले तो फार्म से ही पैसा कमाया जाता था। तो ज्वार, मक्का, ये सब फसलें यहाँ बहुतायत में होती थीं। और लोगों को कमाई करनी हो तो सबसे पहले जो जब कमा लो उसके बाद आप चौथ वसूलते थे। तो हम लोगों को, मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया, एक समय पे आके हमसे चौथ कौन लेते? मुगल लेते, मराठे लेते, पिंडारी लेते। निज़ाम की भी इच्छा थी कि निज़ाम शाही अपनी स्थापित करे, तो वो भी कर चौथ वसूले। उनके भी एक, हमारे जो पुराने रिकॉर्ड्स में उनका भी एक लेटर है कि सब लोग आँख गड़ा के बैठे थे कि मालवा से हम क्या ले जा सकते हैं। लेकिन मालवा के विषय में जो लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, वो कभी तो बहुत कमाई होती और कभी अकाल भी पड़ता। तो ऐसा राजा जो मालवा के लोगों के हित में काम करे, राव राजा नंदलाल जी का यही इच्छा थी कि वो ऐसे राजा को, महाराज को, भई राजा तो वो स्वयं थे, पर अपने ऊपर एक बादशाह है या कोई महाराज है, तो ऐसा होना चाहिए जिनको अपनी जनता के विषय में भी फ़िक्र हो। तो यहाँ पर होता क्या था कि जैसे मराठे आते, तो वो अटैक करते, तो उनके लिए राव राजा नंदलाल जी खड़े रहते। तो उस टाइम पे सवाई जयसिंह ने ये कहा कि भई अब 4 जगह से आपके ऊपर ज़ोर पड़ रहा है, तो आप ऐसे लोग को लें साथ में जो कि आपको और आपकी जनता को, मालवा को फ़ायदा करें। तो उसमें हमें नज़र आया मराठे जो हैं वो हमें ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि मराठे एक तो ये कि हमें क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो उनको हमारी ज़रूरत थी कि भई आप मालवा क्रॉस नहीं कर पाएँगे, तो उनको तो दिल्ली के ऊपर फ़तह करनी थी, तो कैसे करते? दिल्ली वाला एरिया नॉर्थ इंडिया को उस टाइम पे हिंदुस्तान कहा जाता था। हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान नहीं था। जो डेक्कन से लेकर आप ऊपर जाएँगे तो उसे हिंदुस्तान कहा जाता था। तो मराठे चाहते थे कि हम हिंदुस्तान फ़तह करें, और वो जब तक दिल्ली फ़तह नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। और दिल्ली के जो बादशाह थे बहुत कमज़ोर थे। तो हमने मराठों को, तो हम जब तक रोकना चाहे हमने रोका, पर हमने ये बाद में समझा कि मराठों का साथ दें, तो उसमें मालवा का भी हित रहेगा। तो इस तरह से हमने उनको एक बैटल ऑफ तिरला में उनको सपोर्ट करके और मालवा को हमने खुशहाल रहने दिया। बात करेंगे बैटल ऑफ तिल्ला की। कई हज़ारों मनलोई सैनिक, गौड़ ब्राह्मण सैनिक वहाँ पे शहीद हुए हैं एंड आप उसका एक बलिदान दिवस भी मनाते हैं, आपने जी। किया है। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बैटल ऑफ तिरला यानी अक्टूबर-नवंबर के अंदर हुआ, और मराठा फोर्सेस जो हैं, मालवा की फोर्सेस के साथ मिलकर हमने मुगलों के अगेंस्ट बैटल हमने लड़ा। इस बैटल के बाद जो मुगलों का वर्चस्व मालवा पे से खत्म हुआ और हमने मराठों को जगह दी। हमारे जितने भी नर्मदा के फोर्ट्स वगैरह ये थे, ये हमारे राव राजा नंदलाल जी के अंडर आते थे। तो हमेशा मराठे ये चाहते कि भई हम नर्मदा क्रॉस करें या लैंड से जाएँ तो वो जा नहीं सकते। तो हमने उनको बोला कि हम आपको नर्मदा क्रॉस करने के लिए आपको जगह देंगे वहाँ पर नर्मदा के तटों के ऊपर, कि आप अपनी, मन में उनका एक ड्रीम थी कि हम दिल्ली तक जाएँ, वो सफल हो। लेकिन उसके लिए उनको मुगलों से लोहा लेना पड़ता। तो उसमें हमने मुगलों का साथ नहीं दिया, हमने मराठों का साथ दिया। क्योंकि उस टाइम तक मुगल इतने कमज़ोर हो गए थे, सैयद ब्रदर्स रूल करते थे। मुगलों का बादशाह रूल नहीं करता था, 3-3 4-4 साल के अंदर बादशाह बदल जाते। तो बादशाह भी कैसे बोलते कि उनके पास कोई लेडी भेजते, कोई कनीज़ भेजते जिसके बाल के अंदर पॉइज़न लगा रहता।
तो वो पॉइजन सूंघकर ही बादशाह चले जाते। तो बाद में तो बादशाह ऐसे 3-3 4 साल के वो बादशाहत रहती और वहां पर वर्चस्व किसका रहता है? सैयद ब्रदर्स का। ऐसा जो राज था वो मालवा के हित में नहीं था, मालवा को कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाता। इसलिए हमने तिरला जो कि मांडू के पास एक जगह है, वहां पर जैसे मराठा और मुगल फोर्सेस मिली और वहां माइंस बिछाई गई। तो हमने जो मराठा फोर्सेस हैं उनको वो जगह बताई जहां पर माइंस ना हो और उनको बचाया और मराठों को जगह दी कि आप हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए आप एक सेंसिटिव राजा हमें दें और हम आपको सपोर्ट करें आपके इस प्रयास में कि आप दिल्ली तक कूच करें। तो ये संधि ये सवाई जयसिंह ने संधि से कराई थी और एक तरह से वो पगड़ी बदल भाई बनाया मराठों को और राव राजा नंदलाल जी को। इस तरह से मराठे नो यहाँ पर मालवा के अंदर आए। अंदर आए। अगर बात करें दशहरा की, जो आपका दशहरा और शमी पूजन होता है, कहते हैं कि अगर आप दशहरा जीतने जा रहे हैं, आपके पूर्वज और होलकर्स भी अगर आ रहे हैं दशहरा जीतने, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दिया जाता है। उसका क्या रीजन है? ये जो मैंने आपको बैटल ऑफ तिरला बताया, उसके पहले क्या है कि सवाई जयसिंह जी ने राव राजा नंदलाल जी को मराठों को, जिसमें सूबेदार मल्हार और होलकर भी थे, तो उन सबको पास में बिठाकर एक मीटिंग कराई। राव राजा नंदलाल जी को सवाई जयसिंह पे बहुत विश्वास था, उनके परम मित्र थे। उनकी सलाह ये थी कि भाई अब आप मराठों का साथ दें मालवा के उत्थान के लिए, लोगों की जनता की रखरखाव के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए मराठों का जगह दें। पर राव राजा नंदलाल जी भी अपनी जगह है, छोड़े मन में उनके ये तो था कि कहीं हमारे साथ मराठे ही चालबाजी करें तो एक जैसे उन्होंने साथ में बिठा के और उनको पगड़ी बदल के और एक दूसरे के लिए एक पगड़ी बदल भाई बनाया। उस टाइम पे ये प्रथा बहुत हुआ करती थी कि भाई आप एक दूसरे की पगड़ी की लाज रखेंगे, वो पगड़ी नहीं उछालेंगे एक दूसरे की। तो उसमें हमने मराठों को नर्मदा के तट पे जगह दी और उनसे ये कहा कि आप अंदर नहीं आएंगे जो हमारी जगह है, ना वो हमारी जगह पे एंक्रोच करेंगे, ना हम उनकी जगह पे एंक्रोच करें। और आपके जो मंसूबे हैं, क्योंकि बाजीराव पेशवा जो बीच में थे, असल में राव राजा नंदलाल जी, सवाई जयसिंह और बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा जो शिवाजी के पंत प्रधान हुए, प्राइम मिनिस्टर, और बाजीराव पेशवा एक बड़ा विलक्षण व्यक्तित्व थे। उनके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूंगी कि उनकी सील है, उसमें भी उन्होंने कभी भी अपने को राजा नहीं घोषित किया, जबकि फैक्ट ये है जो बाजीराव पेशवा बल्लाल जिनके ऊपर ये मूवी बनी थी, बाजीराव मस्तानी, ये इतने बड़े योद्धा थे कि जो शिवाजी का साम्राज्य था वो उन्हीं के बल पे चल रहा था। राजा खुद इतने उस टाइम पे इतने पावरफुल नहीं थे जितने खुद बाजीराव पेशवा पावरफुल थे, पर उनकी सील ये कहती थी कि मैं केवल अपने राजा की मौज के लिए हूँ, मैं इसके लिए उनको प्रसन्न रखने के लिए हूँ मैं। तो इतना विलक्षण व्यक्तित्व, थॉरली लॉयल। उनके साथ राव राजा नंदलाल जी को सवाई जयसिंह के द्वारा मिलाया गया और उनके साथ ये संधि हुई कि हम मराठा फोर्सेस को यहाँ जगह देंगे। उन्होंने सूबेदार मल्हारराव होलकर को इसके लिए यहाँ पर नियुक्त किया और इस तरह से आगे मालवा की कहानी बढ़ी। जैसे कि आपने फरमाया बाजीराव पेशवा, मैं कहना चाहूंगी कि सूरज को ये बताने की जरूरत नहीं है, वो सूरज है। बाजीराव पेशवा एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी हुई है, मैंने उनके बारे में पढ़ा, आप बहुत पिक्चर भी देख चुके हैं, पर एक जयवंत पॉल करके एक राइटर है, उनकी किताब में जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा पढ़ने में कि बाजीराव पेशवा जब निकलते थे तो जितनी भी औरतें सेटी की है ना, झरोकों में खड़े होकर देखती कि वो सो हैंडसम, कि उनको देखने के लिए। तो ऐसे बड़े बड़े राजाओं के साथ मिलकर जो लड़ाई लड़ी गई तिरला की, और ऐसा अपने को पढ़ने में आता है कि 12,000 तो केवल श्रीगौर ब्राह्मण होम हुए, शहीद हुए अपने मराठों को सपोर्ट करने में, और ये तो और भी कितनी सेना होगी। और इस बैटल को समकक्ष कहा जाता है पानीपत के बैटल की तरह से, इतने लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं एक अच्छे राजा को चूज करने के लिए, एक अच्छी व्यवस्था को चूज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो जाके मालवा अपने पुराने उसमें रहा कि भाई जैसे कहते हैं उन्ना संपन्न हो रहा, संपन्न रहा कि मालवा माटी गहन गंभीर पग पग रोटी और कुछ डग डग नीर, ऐसा कहा जाता है। वो इसीलिए कि उसको बचाने के लिए ही इतने सब सैक्रिफाइसेस हुए हैं, तो बचाया जाता है।
एंड आई थिंक आप उनके सम्मान में एक बलिदान दिवस भी करती हैं। तो राव राजा नंदलाल जी ने जब ये लड़ाई लड़ी उसके चोटों के कारण शहीद हुए वो 1 महीने बाद जाकर नवंबर में। और हम हर 3 नवंबर को उन सब योद्धाओं को याद करने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण त्यागे, मालवा में सुख और चैन लाने के लिए प्राण त्यागे, उनके लिए हम ये 3 नवंबर एक हर साल जो हम मनाते हैं, जिसमें जो हमारी जो मालवा से आसपास से लोगों ने जितने मिलिट्री में हैं, फोर्सेस में हैं, पुलिस में हैं, जिन्होंने अपने जीवन का त्याग दिया हो, उनके परिवारों को हम बुला के एक सम्मान देते हैं, छोटी-सी राशि देते हैं, जिससे कि हम याद कर पाएँ उन सब लोगों को जो कि सतत इस धरती के लिए जो अपने प्राणों का त्याग देते आ रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग आज शांति से रह रहे हैं, उनको हम भूलें ना, इसलिए। अगर हम बात करें कि बलारावला जो आपका फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, ये किस आर्किटेक्ट में बिल्ड हुआ है? मतलब यहाँ पे जो अगर हम बात करें कि राजस्थान में चूने से बने हैं गढ़ किले, तो यहाँ पे क्या मटेरियल्स यूज़ किया गया सबसे ज़्यादा? हमारे मध्य प्रदेश की मिट्टी वो है इट्स ब्लैक कॉटन सॉइल। तो मिट्टी अपने को नींव के अंदर हमने पत्थर रखना ज़्यादा वो अक्लमंदी समझी है उसमें। तो पुराने जितने भी अपने जो कंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें बसाल्ट पत्थर ये और काला एक पत्थर जो एकदम नदी के वहाँ बहुत गहराई में पाया जाता है, उसको इस्तेमाल किया हुआ है। उसके ऊपर फिर चूना और लकड़ी, क्योंकि लकड़ी की बहुतायत जंगल बहुत है यहाँ पर, तो वो उसकी वजह से टीक की लकड़ी है, बढ़िया लकड़ी है, वो इस्तेमाल करी हुई है पुराने जितने भी गढ़ हैं उसके अंदर। और चूने का और उसके वो जो जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल किया है। और चूने में तो आप जानते हैं कि पुराने स्टाइल उसमें गुड़ मिलता था, मेथी दाना मिलता था और बहुत सारी चीज़ें उसको बना के उसको सीमेंट उसका जो पुराना प्लास्टर बनाया जाता था, वो इस्तेमाल होता है। अगर हम खाने की बात करें, क्यूज़ीन की बात करें, तो कहते हैं जब मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते हैं, तो बहू अपने घर का भी क्यूज़ीन साथ में लेके आती है। खाने की खुशबू, खाने की महक। आप दिल्ली से हैं, आपकी शादियाँ मालवा में हुई, यहाँ के राज परिवार में हुई। तो अगर क्या माने हम कि क्या दिल्ली के खाने ने मालवा पे इन्फ्लुएंस करा है या मालवा हैज़ टेकन ओवर दिल्ली? देखिए, दिल्ली तो पूरे हिंदुस्तान के दिल पे राज करता है, पर मालवा की खुशबू जो है वो अलग है। और जो यहाँ की कुज़ीन है, यहाँ बेसिकली क्या है सीज़नल चीज़ों के ऊपर ज़ोर दिया जाता है कि अब सर्दी का मौसम आया तो चने की भाजी आई। अब चने की भाजी आप दिल्ली में कहीं जाएँगे तो आपको शायद मिलना मुश्किल होएगी। स्पाइसेस ज़रूर वहाँ मिलते हैं, तो स्पाइसेस का मैंने यहाँ पर जो अलग-अलग तरह के स्पाइसेस हैं खट्टा खाना है या कुछ है उसका समावेश यहाँ पर है। पर अगर चने की भाजी आपने बनानी है, तो वो जब अपने खेत से एकदम चने की छोटी-छोटी कोपल आएँगी, तो ही वो बनेगी। तो बच्चों को, बड़ों को जो चीज़ें सीज़नल हैं, वो तो कहीं नहीं जाती हैं। फजीता बनता है अपने आम का, कढ़ी बनती है। तो वो आम को इंटरेस्टिंग चीज़ है, आम का रस निकल जाता है, उसके बाद उसके छिलकों को और गुठली को धो के और उसका कढ़ी बनती है। बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो एक वेरी इंटरेस्टिंग कढ़ी। तो वो जो जहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं, भुट्टे का किस है और दाल बाफले हैं, वो और आपको कहीं नहीं मिलेंगे। उसका तो शौक है सब। इनफैक्ट बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है दाल बाटी एंड दाल बाफला। वेरी फ्यू पीपल नो आई थिंक कि बाफला मालवा से है और खास मालवा का है। हाँ मालवा का खाना है दाल बाफला। बाफले के अंदर मक्का मिलेगी और उसको भाप देकर और फिर उसको कंडे पे बनाया जाता है। और बाटी आपकी ऐसे कंडे पे बनती है। दोनों में बहुत फ़र्क है। बाफला खाने में बड़ा नरम और इंटरेस्टिंग रहता है वो। अ, अगर हम बात करें कि क्यूजीन की कोई एक ऐसी रेसिपी आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी जो आपकी फेवरेट हो जो मालवा की किचन से? एक रसाल मेरे मन में आती है जो कि यूँ तो बहुत सारी स्वाद चीज़ें बनती हैं, पर रसाल गन्ने के रस में पकाया हुआ चावल का एक मीठा व्यंजन है, जो कि आजकल कहीं नहीं बनता है। तो ये नायाब चीज़ें हैं जो कि हमको आगे अपने और बनानी चाहिए क्योंकि भूल जाएँगे लोग नहीं तो। तो गन्ने का रस के अंदर चावल को पका के फिर ऊपर से घी डाल के और मेवे डाल के फिर वो रसाल बनता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अपन मीठा चावल बोले, केसरी भात बोले वो अलग है। तो इसका रंग भी बड़ा डार्क आता है बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। नाइस। अगर हम आपकी बात करें कमिंग टू यू, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग करंटली?
मैंने कोशिश करी है कि मैं अपने परिवार की धरोहर हैं जितनी उनको मैं सहेज के रखूं। इसीलिए मेरी बिटिया श्रिया ने और मैंने मिलके एक किताब भी लिखी है कि हमारी जो परिवार की हिस्ट्री है उसका इतिहास लोगों तक पहुंचे। वी इट्स अ वेरी इंटेलेक्चुअल फैमिली। मेरे फादर इन लॉ राव निरंजन जमींदार साहब बहुत एक वेल नोन राइटर थे और उनकी कोई 25-30 हजार किताबें खुद की हैं, उनकी लाइब्रेरी की पढ़ी हुई सारी। तो ये परिवार में पढ़ने लिखने का बहुत एक महत्ता है। उसी में मैंने ये सोचा कि जब इतना पढ़ाई लिखाई अपने घर में है, पर हमारी जो इंदौर के लोग हैं वो हमारे घर के बारे में कुछ पढ़ते ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारे को अपने घर के बारे में लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि इसकी हिस्ट्री कोई नहीं खोए। तो मेरी बिटिया ने और मैंने मिलकर एक किताब लिखी, मालवा के मंडलोई। और इसकी लेखन के अलावा मेरा शौक है कि यहाँ की जो धरोहरें हैं उनको मैं प्रोजेक्ट करूँ प्रॉपर्ली। और बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट। मुझे पेंट करना बहुत पसंद है और मैं एग्जीबिशंस लगाती हूँ। आई पेंट ऑन विद वाटर कलर्स और कागज पे पेंट करती हूँ और फैब्रिक पे पेंट करती हूँ मैं। I've seen your paintings. आई होप यू लाइक देम। Yes, I did. And अगर आपको मौका दिया जाए, हमने देखा है काफी रॉयल्टीज पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होती हैं। अगर आपको मौका दिया जाए, क्या आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पसंद करेंगे या आप पॉलिटिक्स से दूरी बनाए? हम लोगों के जैसे परिवार में आए दिन अपनी प्रॉपर्टी को लेके जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो अपने को लगता है अपने को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। फिर पॉलिटिशियन की पॉलिटिक्स देख के फिर अपने को लगता है हम अपने घर में ही ठीक है। तो ये द्वंद्व चलता रहता है। जिस दिन अपने को लगेगा कि कुछ हाँ हम किसी लायक है तो एक और नई चीज ट्राई करेंगे। अभी तो यही ठीक है। एनी पीस ऑफ एडवाइस आप हमारे व्यूअर्स को, यंग जनरेशंस को देना चाहेंगे? द यंगर जनरेशन जो भी कोई है, किसी भी परिवार से बिलोंग करते हैं और खास करके जो लड़कियां शादी करके दूसरे घर में आती है, अपने को मॉडर्न तो रहना चाहिए। देखिए, बिकॉज इंडिया में इतने ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं तो जो इंटेलिजेंसिया है वो कोई नई चीज डेफिनेटली अपनी लेके आएगी, आगे बढ़ाएगी उसको। पर हमने अगर अपनी धरोहर को खत्म कर लिया या अपनी पुरानी चीजों को नजरअंदाज कर दिया तो फिर हमारे में और एक आम किसी भी नेशन के अंदर क्या फर्क रहेगा। और हम लोगों की धरोहर ही है जो एक परिवार को बनाए रखती है, परिवार की महक को रखती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो चीजें हम आज एक नया यूथ जो है 18 से लेकर और आप समझिए 30 साल की उम्र तक का जो अपने चरम पे होता है, प्राइम पे अपनी यूथ के, एंड वो हर एक चीज को मना कर सकते कि हम ये नहीं फॉलो करना चाहते, वो नहीं फॉलो करना चाहते। थोड़ा धैर्य रख के और वो एज पार करें तो उसकी जो एक तो इंटेलिजेंस होती है और एक वो रहती है इम्पोर्टेंस मालूम चलेगी और विजडम आएगी। ये हम ये क्यों करते हैं उसकी विजडम आपको 30 साल के बाद आएगी। तो तब तक धैर्य रखें और आपको हर एक चीज का मतलब समझ में आएगा, उसका औचित्य समझ में आएगा और मॉडर्न लिविंग के साथ अपने परिवार को आगे कैसे खुश रखना है उसकी एक हमें कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। थैंक यू सो मच विक्रम, आज आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़े, उसके लिए खूब खूब शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो। और मैं अपने व्यूअर्स से भी रिकमेंड करूंगी, अगर आप डिटेल में रीड करना चाहते हैं मालवा की हिस्ट्री के बारे में, जिन्होंने इंदौर की नींव रखी, तो आप प्लीज ये बुक मालवा के मंडलोई, जो कि रानी साहिबा ने खुद लिखी है और उनकी डॉटर जो है राजकुमारी श्रेया जमींदार, उन्होंने लिखी है। थैंक